everyone, this is Shriram Sharma, your biology teacher and welcome to your प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। बच्चों, आज के लेक्चर में हमने पढ़ने वाले हैं क्लास 10th आईसीएसई बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 सर्कुलेटरी सिस्टम का लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं WBCs, प्लेटलेट्स एंड ब्लड क्लॉटिंग। बच्चों, ये ब्लड का सेकेंड पार्ट है। ब्लड का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने ब्लड का कंपोजिशन देखा था और आरबीसीज के बारे में डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वो लेक्चर आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं WBCs। देखो मेरे बच्चों, WBC क्या है? पूरा नाम है व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, और ये WBCs का एक और भी नाम होता है जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट। मैंने पूछा WBCs तुम क्या करते हो? WBCs बोले आरबीसीज गैसेस का ट्रांसपोर्ट करते थे, हम डिफेंस सिस्टम बनाते हैं। डिफेंस सिस्टम कैसे बनाते हो? बोले देखो, जब भी कोई जर्म्स हमारी बॉडी में आता है तो मुझको उसको किल करना होता है, और मैं किल कैसे करती हूँ? एंटीबॉडी बना के। WBCs बोली मैं पहले एंटीबॉडी बनाऊंगी और उसे जर्म्स बैक्टीरिया को किल कर दूंगी और आपको प्रोटेक्शन दूंगी आने वाले जर्म्स और बैक्टीरिया से। मैंने कहा वेरी गुड, तुम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। मैंने कहा क्या प्लेटलेट भी कुछ करते हैं? बोले बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, क्लॉटिंग। तो देखो ये 3 ब्लड सेल्स है, आरबीसीज, WBC, प्लेटलेट्स। आरबीसी लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, मैंने बताया था गैसेस का ट्रांसपोर्ट करती हैं, WBC डिफेंस का काम करती हैं, और प्लेटलेट्स क्या करती हैं? ये ब्लड क्लॉटिंग कराते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन इसके पॉइंट्स देखते हैं कि हम WBCs के बारे में क्या क्या जानते हैं। पहला पॉइंट, आरबीसीज रेड कलर की थी, लेकिन WBCs और आने वाली प्लेटलेट्स ये दोनों कलरलेस होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता। आरबीसीज भी रेड कलर की इसलिए थी क्योंकि उनके अंदर हीमोग्लोबिन होता था, लेकिन इन दोनों के पास हीमोग्लोबिन नहीं है, तो ये दोनों कैसे होंगे? कलरलेस। फिर आरबीसीज में क्या न्यूक्लियस होता है? आप बताओगे नहीं, आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है, और ना ही प्लेटलेट जो आगे मैं पढ़ाऊंगा उसमें भी कोई न्यूक्लियस नहीं होगा। सिर्फ इसमें कौन सी ब्लड सेल है जिसमें न्यूक्लियस होता है? जल्दी से बताओ, कौन सी ब्लड सेल है जिसमें न्यूक्लियस होता है? तो आंसर क्या होगा? आपकी WBC, जिसमें न्यूक्लियस होता है। कौन सी ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है? आरबीसीज में भी नहीं होता है और प्लेटलेट्स में भी नहीं होता है। एक और क्वेश्चन, मोस्ट अबेंडेंट ब्लड सेल बताइए, मतलब उस ब्लड सेल का नाम बताइए जो सबसे ज्यादा होती है हमारे ब्लड में। तो आप बताओगे वो होती है आरबीसीज, लगभग 5.5 मिलियन तक पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड के अंदर 5.5 मिलियन आरबीसीज होती हैं, और WBCs कितनी होती हैं? 4000 से 8000 तक। कितनी होती हैं? 4000 से 8000 तक WBCs होती हैं। और प्लेटलेट्स 1.5 से 3.5 लाख तक होती हैं, मतलब 1.5 से 3.5 लाख, या आपकी बुक में जो दे रखा है वो है 2 लाख से 4 लाख। कितना? 2 लाख से 4 लाख प्लेटलेट्स होती हैं। वन बाय वन हम देखेंगे। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन सी? आरबीसी। तो तीनों ब्लड सेल में से सबसे ज्यादा कौन सी ब्लड सेल है? तो आरबीसी। इसे हम बोलेंगे मोस्ट अबेंडेंट ब्लड सेल। ये बात क्लियर हो गई। तो WBC में भी आपने क्या देखा? कलरलेस है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये राउंडेड है। देखो ये सारी WBC बनी हुई है, देखो राउंडेड है सारी की सारी। ये सारी की सारी कैसी होती है? राउंड। कितना काउंट है? 4000 to 8000 काउंट होता है इनका। अब बात आती है लाइफ स्पेन की। देखो मेरे बच्चों, जो आरबीसीज होती हैं, मेरे बच्चों जो आरबीसीज होती हैं, उन आरबीसीज का लाइफ स्पेन होता है 120 डेज, और WBCs का लाइफ स्पेन तो अलग अलग है। आपको यहां पे 5 टाइप की WBC दिख रही है, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। ये 5 डिफरेंट टाइप की आपको WBC दिख रही है, सबका लाइफ स्पेन डिफरेंट है। ये जो लिखा है मैंने 12 डेज, 10 to 12 डेज हम इसको लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं मेरे बच्चों? आप बताओगे। इसको हम कह सकते हैं 10 to 12 डेज। ये एक एवरेज लाइफ स्पेन है किसका? WBCs का। किसका? WBCs का एवरेज लाइफ स्पेन है 10 to 12 डेज। लेकिन कुछ तो ऐसी होती है जो 10 आवर 14 आवर्स के लिए सरवाइव करती हैं, कुछ मंथ तक करती हैं, वीक्स करती हैं, कुछ कई ईयर्स तक सरवाइव करती हैं। लेकिन एवरेज अगर लाइफ स्पेन की बात करें WBCs की, तो वो कितना है? वो 10 to 12 डेज। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात आती है कि WBCs बनती कहाँ? देखिए
चाहे आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट, कोई भी ब्लड सेल क्यों ना हो, सारी की सारी ब्लड सेल बोन मैरो में बनती हैं। कहां बनती हैं? सारी की सारी ब्लड वेसल का फॉर्मेशन बोन मैरो के अंदर होता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी के रिस्पेक्ट में हमें इंपॉर्टेंट बात करनी है। पूछते हैं डब्ल्यूबीसी कहां बनती है? आप बताओगे बोन मैरो में बनती है। ठीक है, कहां बनती है? आप बताओगे बोन मैरो में, लिम्फ नोड में, स्प्लीन में। ये 3 बॉडी के पार्ट्स हैं, बोन मैरो, स्प्लीन और लिम्फ नोड। इनके अंदर डब्ल्यूबीसी बनती हैं और एंटीबॉडी बनाती हैं, जस्ट बैक्टीरिया से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। कौन? डब्ल्यूबीसी। क्या आप ये सारी चीज जानते हैं? मैं बताता हूं। देखो, हमारे पास बोन्स होती हैं, बोन के अंदर एक टिश्यू भरा होता है, उस टिश्यू का नाम होता है बोन मैट्रिक्स। वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट तीनों बनाती हैं। फिर लिम्फ नोड, हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है, उसे हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में हम लिम्फेटिक सिस्टम ही खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, जिसमें हम ब्लड के बारे में थोड़ा सा रह गए वो बताएंगे और आपको बताएंगे लिम्फेटिक सिस्टम कैसा होता है। बच्चों, लिम्फेटिक सिस्टम का ही पार्ट होता है लिम्फ नोड। ये छोटे छोटे नोड होते हैं, ये लिम्फोसाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं मेरे बच्चों? लिम्फोसाइट, जो कि डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है। फिर बात आती है स्प्लीन। हमारे एब्डोमेन में एक इरेगुलर शेप का ऑर्गन होता है, उस ऑर्गन का नाम होता है स्प्लीन। स्प्लीन के लिए एक तारीफ की बात, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहते हैं। लास्ट लेक्चर अगर आपने पढ़ा हो तो आपने देखा था कि आरबीसीज का 120 डेज के बाद डिस्ट्रक्शन करना होता है, और वो कौन करता है? लिवर और स्प्लीन। स्प्लीन में डिस्ट्रक्शन होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रेवयार्ड। क्या बोलेंगे? ग्रेवयार्ड। अब खुद सोचो ना, जब कोई मर जाता है तो हम क्या करते हैं? उसकी बॉडी को कहीं दफना देते हैं। कहां दफनाते? ग्रेवयार्ड, मतलब कब्रिस्तान में ही तो दफनाते हैं। तो ग्रेवयार्ड में दफनाएंगे तो ये उसका कब्रिस्तान। क्लियर हो गया? क्या क्या देखा? बोन मैरो में, लिम्फ नोड में, स्प्लीन में ये बनती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हाँ, अब इंपॉर्टेंट चीज, ये जितने भी लेक्चर मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, इन सबके पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो लिंक है उस पर जाके फिजिक्स ब्रो ऐप डाउनलोड करके, फिजिक्स ब्रो ऐप डाउनलोड कर लो। जितना भी स्टडी मटेरियल है, कई सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स इस पर पड़े हैं, बायोलॉजी के साथ साथ वो सारे लेक्चर भी अटेंड कर सकते हो और ये नोट्स भी वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब ये नोट्स कैसे डाउनलोड करोगे वो देखो। सबसे पहले ये इस कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर पे जाओगे, यहाँ पे 3 बार्स बने, इस पे क्लिक करोगे, ऑफलाइन डाउनलोड पे जाओगे, उसके पास क्लास 10th आईसीसी, आपका जो भी क्लास, वैसे तो क्लास 10th आईसीसी में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा कोई भी बच्चा है अगर देख रहा है तो वो अपना क्लास सेलेक्ट करे और उसके बाद वहां से अपना सब्जेक्ट का मटेरियल डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट होते ही सारी की सारी पीडीएफ मैं इस पे डाल दूंगा और आपको यहां से मिल जाएंगे। लास्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर खत्म, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वहां तक हम ये चैप्टर फिनिश कर लेंगे और मैं बहुत जल्द लाने वाला हूं आपके बहुत सारे लेक्चर्स। आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे सर जल्दी जल्दी बायो के लेक्चर लाइए, तो मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं। अब आपको ज्यादा मैं वेट नहीं कराऊंगा। ठीक है मेरे बच्चों, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तो मैं वादा करा है कि कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा एग्जाम से पहले, तो वो मैं करा के जाऊंगा, निश्चिंत रहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? एक बार छोटा सा रिकैप फटाफट करा देता हूं मैं। हमने देखा डब्ल्यूबीसीज के बारे में। डब्ल्यूबीसीज कैसी है? नंबर 1, कलरलेस, हीमोग्लोबिन नहीं है इसलिए इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, राउंडेड है, 4000 से 8000 इसका काउंट होता है, 10 to 12 डेज एवरेज लाइफ स्पेन है इसका। उसके अलावा बोन मैरो, लिम्फ नोड और स्प्लीन के अंदर इसका प्रोडक्शन होता है, फॉर्मेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है फंक्शन। मैंने आपको क्या बताया? डब्ल्यूबीसी का काम होता है डिफेंस करने का। बाहर से हमारी बॉडी में कोई भी आतंकवादी आया जिसका नाम है जर्म्स, बैक्टीरिया वगैरह, तो उससे हमारी बॉडी को कौन बचाएगा? इम्यून सिस्टम। हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको हम डिफेंस सिस्टम कहते हैं, जो आने वाले जर्म्स बैक्टीरिया से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो कौन है वो हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट तो ये काम कर रहे हैं? तो आप बताओगे वो है डब्ल्यूबीसी। कौन है मेरे बेटे? डब्ल्यूबीसी। तो जो डब्ल्यूबीसी हैं वो कैसे बचा रहे? अब बात है, ये तो समझ में आ गया ना, डब्ल्यूबीसी डिफेंस सिस्टम का काम करते हैं, जर्म्स बैक्टीरिया बचाते हैं। कैसे? हाउ टू बचाएं, है ना, मतलब हाउ टू प्रोटेक्ट। ठीक है, तो सबसे बात नंबर 1 दे रखा है फैगोसाइटोसिस। ये क्या होता है? फैगोसाइटोसिस क्या होता है? फैगोसाइटोसिस का एग्जैक्टली मतलब होता है एंगल्फ करना, निगल लेना। ठीक है, मान लो मैं डब्ल्यूबीसी हूं और सामने जर्म्स है, मैंने उसको पकड़ा और खा गया, मैं उसे और मार दिया।
सपोज करो मैं WBC हूं, वहां सामने जर्म्स आया, मैंने इसको खा लिया, एंगल्फ कर लिया, तो मैंने उसको मार दिया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। दिस इज अ प्रोसेस इन विच मोस्ट WBC, स्पेशली न्यूट्रोफिल्स की बात हो रही है, ये देखो, सॉरी, स्पेशली किसकी बात हो रही है? न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसमें मोस्ट ऑफ द WBCs क्या करती हैं? एंगल्फ करती हैं। क्या करती हैं मेरे बच्चों? एंगल्फ करती हैं कई सारे सॉलिड पार्टिकल्स को, चाहे वो जर्म्स हो चाहे वो बैक्टीरिया हो, और उनको मार के खत्म कर देती है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? दूसरा, अगर एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो बात क्लियर हो गई ना, फैगोसाइटोसिस के थ्रू मैं आपको सारे पॉइंट बताता हूं। जो WBCs है, डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, जर्म्स बैक्टीरिया को किल कर रहा है। कैसे? जर्म्स बैक्टीरिया को किल कैसे कर रहा है? तो आप बताओ। ये जर्म्स बैक्टीरिया को किल कर रहा है, फैगोसाइट करके उनको एंगल्फ करके निगल जा रहा है, मार दे रहा है। अच्छा, अगर आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा आपको कोई बीमारी है, आप ब्लड टेस्ट करा लो, आप जाके ब्लड टेस्ट करा लो। आपने ब्लड टेस्ट कराया, ब्लड में जब टेस्ट कराया तो आपका WBCs का काउंट बहुत ज्यादा निकला, 4 to 8,000 होना चाहिए था। ये 6 to 8,000 भी लिखा मिलेगा आपको। आगे जब बढ़ोगे 11th में तो आपको 6 to 8,000 ही मिलेगा, इनफैक्ट मेडिकल के एग्जाम में भी। ठीक है, अभी 4 to 8,000। अब क्या देखोगे कि आपका WBCs का काउंट तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लगभग कितना हो गया? ये देखो 50,000 के आसपास। कितना हो गया मेरे बच्चों? 50,000 या उससे ज्यादा हो गया। तो ये क्या बताएगा? ये बताएगा हमें कोई बीमारी हो गई है। ठीक है, हमें किसी का इन्फेक्शन हो गया है, तभी तो ये WBCs बचे हैं, बड़े। देखो, जैसे ही कोई भी आतंकवादी अटैक होता है या कोई भी हमारे देश पर अटैक करता है, तो क्या करते हैं हम लोग? तो क्या करते हैं? हमारी आर्मी तुरंत अलर्ट पे आ जाती है। अगर आर्मी का मूवमेंट बढ़ जाए तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। अभी आपके घर के आसपास, आप जिस कॉलोनी में रहते हो, वहां पे बहुत सारी फोर्स आके घूमने लगे, तो आप क्या कहोगे? कि कोई ना कोई गड़बड़ हमारे कॉलोनी में हुई है। वैसे ही है, अगर आपके ब्लड के अंदर WBCs का काउंट एबनॉर्मली बहुत इंक्रीज हो जाए तो जरूर कोई ना कोई इन्फेक्शन हो गया है। एक इन्फेक्शन और है जिसका नाम है ल्यूकीमिया। क्या नाम है? ल्यूकीमिया, जिसको हम ब्लड कैंसर कहते हैं। वो भी ऐसा ही है, उसमें WBCs का काउंट बहुत ज्यादा था, 1 लाख 1.5 लाख के आसपास हो जाता है। भाई देखो, 8,000 तक WBCs होनी थी, अब 1.5 लाख WBCs कैसे हो गए? है ना? तो कोई ना कोई तो एबनॉर्मलिटी होगी। ठीक है, तो ल्यूकीमिया एक एबनॉर्मलिटी है जिसको हम ब्लड कैंसर कहते हैं। जब बहुत सारे WBCs इंक्रीज हो जाते हैं तो इसको हम ल्यूकीमिया बोलते हैं। देखो, WBCs कम होगा तो बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया, WBCs बढ़ेगा तो बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस, और ब्लड WBC एबनॉर्मली इंक्रीज होगा तो उसको हम बोलेंगे ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर। आपको मेनली ल्यूकीमिया याद रखना है। ठीक है, तो WBCs डिफेंस देते हैं, जर्म्स बैक्टीरिया को मारते हैं। नंबर 1 तरीका क्या है? बाय फैगोसाइटोसिस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट क्या है? इन्फ्लेमेशन। अब इन्फ्लेमेशन क्या है? आप समझ लो स्वेलिंग आ जाना। कभी कभी एलर्जी हो जाती है तो आपको स्वेलिंग आ जाती है, तो वो जो स्वेलिंग है उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेशन। इसको देखिए सामने, इन्फ्लेमेशन क्या है? इट अकर्स ड्यू टू, ध्यान से देखिए, इट अकर्स ड्यू टू रिएक्शन ऑफ टिश्यू टू इंजरी एंड लोकलाइज्ड इन्वेशन ऑफ जर्म्स। यहां पर ये जर्म्स लिखा है, ये जर्म्स है, ये देखिए यहां पे आर मिस हो गया था। ठीक है, देखो होता क्या है, जैसे ही कोई जर्म आपकी बॉडी में आए या आपको कोई इंजरी हो जाए तब आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन को आप सिंपल भाषा में समझो, स्वेलिंग हो गई है। क्या हो गई है? स्वेलिंग। चोट लग जाती है तो भी स्वेलिंग हो जाती है, जर्म्स बैक्टीरिया आते तो भी स्वेलिंग होती है। इसके साथ साथ क्या होता है? ठीक है, इसमें क्या क्या हुआ? इंक्रीज लोकल हीट। अब जहां स्वेलिंग होगी आप देखोगे वहां पे हीट महसूस होती है, गरम गरम महसूस होता है, वहां पर रेड रेड हो जाता है। चोट लगेगी तो भी रेडनेस, एलर्जी हो जाएगी तो भी रेडनेस हो जाती है। उसके अलावा स्वेलिंग, मैंने ही बोला, स्वेलिंग और पेन भी होता है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है इन्फ्लेमेशन के। देखो,
हमारी बॉडी में जैसे ही कोई जम्स आएगा या इंजरी हो जाएगी तो हमारी बॉडी ये सिम्टम शो करेगी। ये किसके सिम्टम हैं? इन्फ्लेमेशन के, और ये बता रहे हैं कि हम तुम्हें बचाएंगे। क्लियर हो गया? इन्फ्लेमेशन इज अ काइंड ऑफ स्वेलिंग, ठीक है, दैट कॉज व्हेन एन इंजरी कॉज्ड और व्हेनेवर द एंटीजन और जर्म्स एंटर्स इनटू द बॉडी। ठीक है, सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक हीट, रेडनेस, स्वेलिंग एंड पेन, ये सारे सिम्टम उस समय इन्फ्लेमेशन में कॉज होते हैं। तो दो तरह के समझ में, फेगोसाइटोसिस से मारेंगे, इन्फ्लेमेशन करके आपको प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। देखिए, जो WBCs हैं उनका एक टाइप मैंने बताया था आपको, लिम्फोसाइट। वो लिम्फोसाइट, ये देखो, ये बना हुआ है एंटीबॉडी, ये एक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। तो वो जो WBCs है मेरे बच्चों, जो WBCs हैं उसका एक टाइप है लिम्फोसाइट। बोले मैं एंटीबॉडी बनाऊंगा और उनसे कहूंगा जाओ जर्म्स बैक्टीरिया को मारो। मतलब ये वो हथियार है, ये वो वेपन है WBCs का, जिसके थ्रू वो हमारी रक्षा करता है। तो फेगोसाइटोसिस से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा WBC, इन्फ्लेमेशन करके बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा, और एंटीबॉडी बना के हमारे लिए प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द एंटीजन। एंटीजन कैन बी जर्म्स, कैन बी बैक्टीरिया। क्लियर? एंटीजन हर वो चीज होती है जो हमारी बॉडी में आती है। मैं आपको आगे जाके एंटीबॉडी और एंटीटॉक्सिन का भी डिटेल बताऊंगा। ठीक है, तो देखो, lymphocyte produces antibodies which kill or neutralize the germs or poisons from them। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अभी समझ में आएगा, चलो बताता हूं, अभी आगे दिखाऊंगा। एक वर्ड होता है एंटीबॉडी, एक वर्ड क्या होता है मेरे बच्चों? एक है एंटीबॉडी और एक वर्ड होता है एंटीटॉक्सिन। क्या होता है मेरे बच्चों? एंटीटॉक्सिन। देखो, सपोज करो ये मेरी बॉडी है, इस बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है एक जर्म। इस बॉडी के अंदर एंटर कौन कर रहा है? एक जर्म एंटर कर रहा है। ये एक जर्म है, ये मेरी बॉडी के अंदर एंटर कर, ये जर्म्स अंदर आया। मैंने कहा तुम क्या करोगे? बोले मैं अंदर आया हूं, मैं तुम्हें बीमार करूंगा और तुम्हें मार दूंगा। तो बॉडी का इम्यून सिस्टम कहते हैं ना 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 ना, हम तुम्हें ऐसे करने ही नहीं देंगे, हमारे पास डिफेंस सिस्टम है, हम फैगोसाइट कर सकते हैं, हम इन्फ्लेम कर सकते हैं, हम एंटीबॉडी बना सकते हैं और हम तुम्हें मार देंगे। तो देखो, जब कोई जर्म एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसको मारने के लिए एंटीबॉडी बनाता है। एक बात समझ लो, सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी में कोई भी एंटर करेगा, हमारा इम्यून सिस्टम मानेगा वो दुश्मन है। दुश्मन को बोलते हैं एंटीजन। वैसे सुनो, हमारी बॉडी में जब भी कोई एंटर करेगा, कोई केमिकल हो, कोई जर्म्स हो, कोई बैक्टीरिया हो, इनफैक्ट आप डोनेट करने के लिए जो आपकी अगर किडनी खराब हो गई, आपने किसी डोनर से किडनी ली और अपने लगा ली, तो बॉडी उसको भी दुश्मन मानती है। लेकिन वो कैसे सरवाइव करता है वो आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं, उस पर डिस्टर्ब नहीं करते। देखो, हमारी बॉडी में जो भी कोई आएगा वो एक तरह का एंटीजन है और उसको मारने के लिए हमारी बॉडी जो बनाएगी उसका नाम है एंटीबॉडी। ठीक है, अब देखो, जब जर्म्स हमारी बॉडी में आएगा तो उसको मारने के लिए हमारे पास होंगी लिम्फोसाइट। हमारे पास क्या होंगी? लिम्फोसाइट। ये देखिए, ये मैं लिख रहा हूं लिम्फोसाइट। मैंने कहा लिम्फोसाइट तुम क्या करोगे? लिम्फोसाइट बोला मैं बनाऊंगा एंटीबॉडी। क्या बनाऊंगा? एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी बोला मैं इस जर्म्स को मार दूंगा। सिंपल सी बात है। क्या हुआ? देखो, हमारी बॉडी क्या बोल रही है, ध्यान से सुनो। देखो, जर्म्स आया बॉडी में, उसके लिए मारने के लिए लिम्फोसाइट जो हमारी बॉडी में WBCs का टाइप, वो क्या करेंगे? एंटीबॉडी बनाएंगे और वो इस जर्म्स को किल कर देंगे। इतनी बात क्लियर हुई? आगे समझो, अगर ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आके एक पॉइजन वाला टॉक्सिन रिलीज करे, एक पॉइजनस सब्सटेंस कोई टॉक्सिन रिलीज करता है, तब क्या होगा? तब एक डिफरेंट टाइप का एंटीटॉक्सिन हमारी बॉडी में बनता है। तब क्या बनता है? डिफरेंट टाइप का एक केमिकल बनता है जिसको हम एंटीटॉक्सिन कहते हैं और वो उसको न्यूट्रलाइज करता है। देखो, मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। एक बैक्टीरिया होता है टिटनस बैक्टीरिया, वैसे उसका नाम होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। आपने एक बीमारी सुनी होगी, टिटनस हो गई। बोले लोहे से चोट लग गई तो हमें टिटनस हो गया। बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं, लोहे से चोट लगेगी टिटनस होगा जरूरी नहीं है। जरूरी है चोट का ओपन होना।
अगर ओपन इंजरी है, ब्लड निकल रहा है, चाहे वो लोहे से चोट लगी हो या आप सड़क पे रगड़ गए हो या लकड़ी से चोट, कैसी भी चोट हो, अगर ओपन इंजरी है देन वो बैक्टीरिया आपके अंदर आ सकता है, क्योंकि उसकी एंट्री हमारे बॉडी में ब्लड के थ्रू ही होती है। मेरी बात समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं? देखो अब समझो, मान लो टिटनेस का बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी में आ गया। अब वो टिटनेस का बैक्टीरिया क्या करता है, वो रिलीज करता है एंटीटॉक्सिन। टिटनेस का बैक्टीरिया क्या करता है, रिलीज करता है एंटीटॉक्सिन। अब वो जो एंटीटॉक्सिन है मेरे बच्चों, वो पॉइजनस सब्सटेंस है। सॉरी मैं एक शब्द गलत बोल गया हूं, फिर से सुनिए। टिटनेस का बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आया, उसने रिलीज करा टॉक्सिन। उसने क्या रिलीज करना है, उसने रिलीज करना है टॉक्सिन। ठीक है मेरे बच्चों, वो टॉक्सिन रिलीज करेगा। इस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, खत्म करने के लिए हमारी बॉडी जो बनाएगी उसका नाम है एंटीटॉक्सिन। जब कोई जर्म्स बैक्टीरिया आता है तो उसको किल करने के लिए एंटीबॉडी का इस्तेमाल होता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं। जब वो बैक्टीरिया हमारे अंदर टॉक्सिन रिलीज करता है, उस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी बॉडी में एंटीटॉक्सिन बनता है। बात समझ में आ गई? और एंटीटॉक्सिन कुछ और नहीं, ये भी एंटीबॉडी ही होते हैं, ये भी एक तरह के एंटीबॉडी होते हैं। समझो, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी हो रहा है। कौन कर रहा है? हमारा लिम्फोसाइट कर रहा है। ठीक है, अच्छा लिम्फोसाइट क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एंटीबॉडी। क्या काम है? किल करना। किसको? जर्म्स बैक्टीरिया को। और न्यूट्रलाइज करना किसको? जर्म्स ने जो पॉइजनस टॉक्सिन रिलीज करा है उसको न्यूट्रलाइज करना। समझ में आ गया? जर्म्स आया, उसको किल करेगा एंटीबॉडी। जर्म्स ने अंदर आके टॉक्सिन रिलीज करा, मतलब पॉइजन रिलीज करा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा एंटीबॉडी। जब वो टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करता है तो इसी एंटीबॉडी का नाम बदल के एंटीटॉक्सिन हो जाता है। क्लियर हो गई मेरी बात? आगे बढ़े, अब आगे देखते हैं। तो यहां पे हमने WBCs के फंक्शन कंप्लीट कर, यहां पे हमने क्या पढ़ लिया मेरे बच्चों? WBCs का फंक्शन। अब WBCs के बारे में एक चीज समझते हैं। देखिए, डाईएपिडेसिस, ये हमारी WBCs की एक प्रॉपर्टी है। डाईएपिडेसिस क्या है? हमारे WBCs की एक प्रॉपर्टी है। किस टाइप की प्रॉपर्टी है? अब इसको समझ। देखिए बच्चों, जो WBCs होते हैं ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। देखो ये मैं बनाता हूं ब्लड कैपिलरी। देखिए ये मैंने एक ब्लड कैपिलरी बना दी। क्या बना दी मेरे बच्चों? ब्लड कैपिलरी। अब क्या करूंगा, इस ब्लड कैपिलरी के अंदर मैंने ब्लड फ्लो कराना शुरू कर दिया। तो इस ब्लड के अंदर WBCs भी होंगी, RBCs होंगी, प्लेटलेट्स भी होंगे, बहुत कुछ होगा इससे जब ब्लड फ्लो कर रहा। इन कैपिलरीज में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन कैपिलरीज में क्या होते हैं? इसको वैसे बनाना पड़ेगा। इन कैपिलरी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन कैपिलरी में क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं इस तरह से। ठीक, और इन्हीं पोर से ब्लड का कुछ पार्ट बाहर निकल आता है। इन्हीं पोर से ब्लड का कुछ पार्ट बाहर आता है। जब ब्लड का कुछ पार्ट बाहर आ रहा होता है, उसमें दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक प्लाज्मा और एक WBCs। देखो ब्लड की कैपिलरी में छोटे छोटे पोर्स और इसी कैपिलरी में ब्लड फ्लो हो रहा है। जब ब्लड फ्लो हो रहा है तो इन पोर से ब्लड का एक पार्ट बाहर आ रहा है जिसका नाम है प्लाज्मा और WBCs। अब WBCs का साइज तो काफी बड़ा है। WBC का साइज मैं ब्लू कलर से डिनोट करता हूं। WBCs का साइज तो बहुत बड़ा है, तो ये कैसे बाहर आएगा? ये स्यूडोपोडिया बनाएगा अमीबा की तरह। अमीबा का नाम सुना है? अमीबा एक एनिमल है जिसमें स्यूडोपोडिया बनते हैं, मतलब फॉल्स फीट, बनते बिगड़ते रहते हैं। स्यूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब पैर, फीट मतलब बनते बिगड़ते रहते हैं। तो उसमें क्या हुआ, जो WBC है मेरे बच्चों, क्या अच्छी मेरे बेटे, ये जो WBC है इसके साथ क्या हुआ, ये WBCs अमीबा की तरह स्यूडोपोडिया बनाएगा और यहां से बाहर निकल आए। तो कैपिलरी के फाइन पोर से अमीबा की तरह स्यूडोपोडिया बनाकर बाहर आ जाना WBCs का डाईएपिडेसिस कहते हैं इसे। डाईएपिडेसिस क्या है? WBCs का स्क्वीज आउट होना, कैपिलरी के फाइन पोर से बाहर आना। कैसे? अमीबा की तरह स्यूडोपोडिया बना के बाहर आना। आपने बिल्ली देखी है, कैट,
वो छोटे से स्पेस में से निकल जाती है। उतने छोटे स्पेस में तो अपने लोग नहीं निकल पाएंगे, आपको हम बड़े हैं इसलिए, अगर हम उतने छोटे होते तो भी नहीं निकल पाते। रीजन, उसकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर हो गई? तो मैं क्या कह रहा हूं, डायएपिडेसिस क्या है? मोस्ट डब्ल्यूबीसी आर अमीबॉइड एंड कैन प्रोड्यूस स्यूडोपोडिया। ज्यादातर डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड है, वैसे तो राउंडेड है लेकिन अमीबॉइड है, और ये स्यूडोपोडिया बना सकती हैं, जिसकी हेल्प से वो स्क्वीज आउट हो जाती हैं थ्रू फाइन पोर्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो ब्लड की कैपिलरीज से डब्ल्यूबीसीज का स्यूडोपोडिया बनाकर बाहर निकल आना, स्क्वीज आउट हो जाना, क्या कहलाता है? डायएपिडेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज डायएपिडेसिस। और ये भी आपसे ये पूछेंगे डायएपिडेसिस क्या होता है। दूसरा आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी ब्लड सेल डायएपिडेसिस शो करती है। जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो फटाफट आंसर। कौन सी ब्लड सेल डायएपिडेसिस शो करती है? आंसर होगा डब्ल्यूबीसी। आंसर क्या होगा? डब्ल्यूबीसी, पहला पॉइंट। दूसरा, डायएपिडेसिस क्या होता है? द स्क्वीज आउट ऑफ डब्ल्यूबीसी फ्रॉम द फाइन पोर्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज एज स्यूडोपोडियल मूवमेंट या अमीबॉइडल मूवमेंट। अमीबा की तरह मूवमेंट करते हुए बाहर आना। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाऊं, चलिए अब देखते हैं। अब आया मुद्दा डब्ल्यूबीसी के टाइप्स। देखो मेरे बच्चों, डब्ल्यूबीसी कलरलेस है। ये दो टाइप की होती हैं, एक होती है ग्रेन्युलोसाइट और एक होती है, एक मैं मार्क भी करता हूं, एक होती है ग्रेन्युलोसाइट और एक होती है एग्रेन्युलोसाइट। मतलब क्या है? ऐसी सेल्स जिसमें ग्रेन्यूल्स हैं। देखो, अगर आप ये तीनों देखो, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, इन तीनों को अगर ध्यान से देखो डायग्राम को, तो आपको क्या दिख रहा है? ये सेल दिख रही है, इरेगुलर शेप, वैसे राउंडेड है ऑलमोस्ट, इरेगुलर शेप की थोड़ा देखो डिफरेंस है सब में। अच्छा, इसमें अंदर की तरफ ये जो दिख रहा है ये न्यूक्लियस है इसका। उसके अलावा ये देखो गोल 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 दिख रहे हैं, राउंडेड स्ट्रक्चर, ये ग्रेन्यूल्स हैं। लेकिन ये ग्रेन्यूल्स इन्हीं तीनों में दिख रहे हैं। आप इसमें देखो, क्या इन दोनों में आपको कोई ग्रेन्यूल दिख रहे हैं? नहीं। तो इन दोनों को एक ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं, इनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। जबकि ये जो तीनों हैं इनको ग्रेन्युलोसाइट कहेंगे, इसमें ग्रेन्यूल्स होंगे। इसमें क्या है? साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। इसमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और ग्रेन्यूल्स तीनों चीजें। तो ग्रेन्युलोसाइट कौन कौन सी? न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल। ठीक है। और जो क्या कहते हैं एग्रेनोसाइट, ये कितने टाइप के? दो टाइप के, लिम्फोसाइट और। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। तो डब्ल्यूबीसी कितने टाइप की? दो टाइप की, एग्रेन्युलो और ग्रेन्युलो। ग्रेन्युलो को जब स्टेन करते हैं, कलर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसको एसिडिक डाई से, जिसका नाम इओसिन होता है, तो उससे करते हैं, इसलिए इसिनोफिल। इसको एसिडोफिल भी कहते हैं, मैं लिख देता हूं। इसिनोफिल का एक और भी नाम होता है एसिडोफिल। इसको एसिडिक डाई से कलर करते हैं, तो एसिडोफिल्स। क्या बोलते हैं मेरे बेटे? एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स, ये एसिडोफिल्स है, ये बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल्स है। ये ग्रेन्युलोसाइट हो गई और ये दोनों एक ग्रेन्युलोसाइट हो गए, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। मेरे ख्याल से इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए अब आगे देखते हैं। अब एक एक करके इन सबके बारे में पढ़ेंगे। पहले इसिनोफिल पढ़ेंगे, फिर बेसोफिल पढ़ेंगे, फिर न्यूट्रोफिल पढ़ेंगे, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, सब पढ़ डालेंगे एक एक करके, मजा आ जाएगा एकदम। सबसे पहले देखो इसिनोफिल। इसिनोफिल के बारे में कई सारी बातें, पहले मैं सारी पढ़ाता हूं, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। पहली चीज, इसिनोफिल अगर आपके ब्लड में बढ़ रही हैं तो क्या होगा? इसिनोफिल अगर आपके ब्लड में बढ़ रही हैं तो आपको एक टाइप की एलर्जी हो गई है, उसको हम इसिनोफिलिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखो अगर आप ब्लड टेस्ट कराने गए और ब्लड के अंदर इसिनोफिल्स का अमाउंट बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, लार्ज अमाउंट दिख रहा है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि मुझे एक बीमारी हुई है, या तो वो किसी पैरासाइट का इन्फेक्शन है या वो एक एलर्जी है। क्लियर हो रही है मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं, अगर तुम्हें एलर्जी हो गई, अगर तुम्हें एलर्जी हो गई या किसी पैरासाइट का इन्फेक्शन हो गया, तो उस केस में इसिनोफिल का अमाउंट इंक्रीज होने लगता है ब्लड में। ठीक है, नॉर्मली जितनी भी डब्ल्यूबीसी उसका कितना परसेंट ये होता है, तो आप बताओगे 2 से 3%, 2 से 3% या 1 से 3% आपकी क्या होती है? आपकी इसिनोफिल्स होती है। इसिनोफिल्स क्या है?
आपकी क्या है, वो सेल्स हैं 2 से 3% है, ये पैरासिटिक इन्फेक्शन होने पे, एलर्जी होने पे इंक्रीज होने लगती है ब्लड। क्लियर हो गया? आगे बढ़ाऊं अब मैं, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट, अब किसकी बात होगी, बेसोफिल की। एक चीज रह गई, पीछे वापस आते हैं। इसका न्यूक्लियस कैसा है? इसका न्यूक्लियस होता है बाइलोब्ड, मैं लिख देता हूं, इसमें बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है। कैसा होता है? बाइलोब्ड न्यूक्लियस। अब बाइलोब्ड न्यूक्लियस से क्या मतलब है? मतलब एक ऐसा न्यूक्लियस होता है जिसमें 2 लोब है, एक लोब ये है और एक लोब ये है। तो बाइलोब्ड न्यूक्लियस फाउंड इन, तो आप बताओगे फाउंड इन ईसिनोफिल्स। न्यूक्लियस का भी आपको शेप पता होना चाहिए, आपको उसकी परसेंटेज पता होना चाहिए, इसके न्यूक्लियस का शेप पता होना चाहिए और इसका काम पता होना चाहिए। एलर्जी के टाइम पे ये बहुत ज्यादा रिलीज होती है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए और सिम्टम देने के लिए। ठीक है, सिग्नल भी देगा कि हाँ भाई आपको दिक्कत हुई है। अब बात करते हैं बेसोफिल की। टोटल ब्लड सेल का कितना परसेंट? तो आप बताओगे टोटल ब्लड सेल का 0.5 से 1%। सबसे कम यही होती है। सबसे कम ब्लड सेल कौन सी है? आंसर क्या बताओगे? मिनिमम होती है आपकी बेसोफिल। और इसके बाद में मैं न्यूट्रोफिल्स पढ़ाऊंगा, दिखाई देता हूं, लगे हाथों, देखो दिखा देता हूं, ये देखो न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, रेड कलर ले लेता हूं, ये है मैक्सिमम। मैक्सिमम ब्लड से वो डब्ल्यूबीसीज कौन सी है? मैक्सिमम डब्ल्यूबीसीज हैं आपकी न्यूट्रोफिल्स, और मिनिमम कौन सी? ये बेसोफिल। सबसे कम कितनी? 0.5 से 1%। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है? आप बताओगे एस शेप्ड का। क्या बताओगे? एस शेप्ड का इसका न्यूक्लियस होता है। अरे ये कैसा एस शेप्ड है? हाँ, डायग्राम में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको याद रखना है एस शेप्ड का इसका न्यूक्लियस होता है, पहली चीज। दूसरा आपने देखा 0.5 से 1% टोटल डब्ल्यूबीसीज का होता है। फिर मैंने पूछा तुम क्या करते हो? ये बोले हम 3 चीजें सिक्रीट करते हैं। एक का नाम है हेपेरिन, एक का नाम है हिस्टामीन, एक का नाम है सेरोटोनिन। हेपेरिन, हिस्टामीन और सेरोटोनिन आपका रिलीज होता है। तो 3 पॉइंट देख लिए किसमें? बेसोफिल में। एस शेप्ड होता है, सबसे कम है कितना? 0.5 से 1%, और हेपेरिन, हिस्टामीन और सेरोटोनिन, ये 3 केमिकल ये रिलीज करता है। हिस्टामीन से रिलेटेड एक चीज मैं आपको बता दूं, वैसे मैं पढ़ा चुका हूं, ये सारी बातें बता चुका हूं। हिस्टामीन से रिलेटेड सुन लीजिए। हिस्टामीन, जब कभी एलर्जी होती है ना, हमारे ब्लड में कभी कोई एलर्जी हो जाती है, तो हमारे अंदर एक सेल होती है, उसका नाम होता है मास्ट सेल। क्या नाम होता है मेरे बच्चों? मास्ट सेल। ये मास्ट सेल बहुत तेजी से रप्चर होने लगती है। मास्ट सेल बहुत तेजी से रप्चर होने लगती है इन केस ऑफ एलर्जी, और यही सेल इन तीनों को रिलीज करते हैं। जैसे बेसोफिल ये तीनों चीज रिलीज करती है, ऐसे ही मास्ट सेल भी ये तीनों रिलीज करते हैं। ठीक है, जब मास्ट सेल बहुत ज्यादा रिलीज होगी तो उसकी वजह से हिस्टामीन बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होने लगता है, और यही है जो एलर्जी के लिए जिम्मेदार है। तो डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है किसी चीज से एलर्जी हो गई। डॉक्टर साहब कहेंगे अभी चेक करता हूं, ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड में अगर हिस्टामीन बढ़ गया समझ लो तुम्हें एलर्जी है, ब्लड में इसिनोफिल बढ़ गया मतलब एलर्जी है ना। तो डॉक्टर क्या करेगा? तुरंत हिस्टामीन को कम करने वाली ड्रग देना शुरू करेंगे, उसको बोलते हैं एंटी हिस्टामीन ड्रग। क्या नाम होता है? एंटी हिस्टामीन ड्रग, जो कि हिस्टामीन को क्या करते हैं? रिड्यूस कर देते हैं, जिससे आपकी एलर्जी ठीक हो जाती है। तो यहां पे आपने क्या क्या चीजें सीखी वो समझो। नंबर 1 एस शेप न्यूक्लियस, नंबर 2 0.5 से 1% होता है, नंबर 3 केमिकल रिलीज कर रहा है, हेपेरिन, हिस्टामीन, सेरोटोनिन। ठीक, और ज्यादा डिटेल हम नहीं पढ़ते, अभी आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की। अब न्यूट्रोफिल देखते हैं। न्यूट्रोफिल मैक्सिमम है, जितनी ब्लड सेल है उनमें सबसे मैक्सिमम न्यूट्रोफिल है। कितना? 60 से 65%, और सबसे कम कितना था? 0.5 से 1%। पहली चीज। अब लगभग अप्रॉक्स 125 बिलियन न्यूट्रोफिल। कितना? 125 बिलियन न्यूट्रोफिल्स डेली बनते हैं। ठीक है, डेली इतने डब्ल्यूबीसीज
WBCs का टाइप है न्यूट्रोफिल्स डेली बनते हैं। इनका लाइफ स्पैन कुछ घंटों का होता है, ये कुछ ही घंटे सरवाइव करते हैं, इसीलिए इनको ज्यादा क्वांटिटी में बनाने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद ये एक फैगोसिटिक सेल है। क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सी फैगोसिटिक सेल है, उसमें दो ऑप्शन आपको मिलते हैं और दोनों ही सही है। एक न्यूट्रोफिल, ये भी फैगोसिटिक है, एक आगे पढ़ाऊंगा मोनोसाइट, वो ये दोनों फैगोसिटिक नेचर की हैं जो फैगोसाइटोसिस करके जर्म्स बैक्टीरिया को किल करती हैं। इसका न्यूक्लियस कैसा है आप बताओगे? मल्टीलोब, एक लोब ये है, एक लोब ये है, एक लोब ये है ना मेरे बच्चों? तो मल्टी लोब होता है, बात समझ आ रही है? तो इसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, ये 3 टाइप की WBCs होती है। इसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स 3 टाइप्स की WBCs हैं और इस न्यूट्रोफिल में मैंने बता दिया सबसे ज्यादा होती हैं। लाइफ स्पैन कुछ ही घंटों का है, इसीलिए बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाने की जरूरत पड़ती। कितना? 125 बिलियन न्यूट्रोफिल्स फॉर्म्ड एवरी डे। ठीक है, उसके बाद मल्टीलोब न्यूक्लियस है, फैगोसिटिक होती है। क्लियर होगा? आगे बढ़ो। चल, इसके बाद लिम्फोसाइट, सॉरी मोनोसाइट। इसके बाद हम बात करेंगे मोनोसाइट। ध्यान से सुनो, मोनोसाइट को लार्जेस्ट WBC कहा जाता है। सबसे बड़े साइज की WBC थी ये, और सबसे छोटे साइज की कौन होती हैं? आपकी लिम्फोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ी, लिम्फोसाइट सबसे छोटी। सबसे ज्यादा कौन सी होती? मैक्सिमम होती है आपकी न्यूट्रोफिल्स। मिनिमम कौन सी होती है? तो आप बताओगे मिनिमम होती हैं आपकी बेसोफिल। इतनी बात समझ आ गई? टोटल का ये कितनी होती है मोनोसाइट? टोटल का 6 to 8% होती है। टोटल का 6 to 8% होती हैं और न्यूट्रोफिल्स की तरह ये भी फैगोसिटिक नेचर की हैं। और इनका न्यूक्लियस कैसा है? किडनी शेप्ड न्यूक्लियस है। कैसा न्यूक्लियस है मेरे बच्चों? किडनी के शेप का न्यूक्लियस। तो कितनी बातें सीखी? 4 पॉइंट्स। कितना है? 6 to 8%। सबसे बड़े साइज की होती हैं कौन? मोनोसाइट। फैगोसिटिक नेचर की होती हैं और किडनी के शेप का न्यूक्लियस होता है। ये देखो, है किडनी शेप का न्यूक्लियस, किडनी के शेप का इसका न्यूक्लियस होता है। अब आएंगे हम लिम्फोसाइट। देखिए, लिम्फोसाइट समझ लेते हैं, मार्कर बदल लेता हूं मैं। देखो, लिम्फोसाइट ये सबसे छोटी WBC है। सबसे छोटी WBC कौन सी है? तो आप बताओगे लिम्फोसाइट। सबसे बड़ी मोनोसाइट। कितनी है? 20 से 25%। 20 से 25% होती हैं आपकी लिम्फोसाइट और इसका स्फेरिकल न्यूक्लियस है। लेकिन जब आप डायग्राम देखोगे तो हर बार आपको स्फेरिकल नहीं दिखेगा, कंप्लीट स्फेरिकल आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन होता आपका स्फेरिकल ही है। ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग डायग्राम दे रखे होंगे, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। राउंडेड होता है लेकिन कई बुक्स में आपको ऐसा ही दिखाई देगा। तो क्या क्या देखोगे? खास बात क्या देखिए, स्मॉलेस्ट WBC है, 20 से 25% होती है और आपकी स्फेरिकल शेप है। तो 5 टाइप्स की देख ली, इसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। आप एक सीक्वेंस देखते हैं, एक सेकेंड पीछे करते हैं। अब देखिए हमारे पास कौन कौन सी है। सबसे ज्यादा कौन सी? न्यूट्रोफिल। सबसे ज्यादा कौन सी होती है? आपसे एक ऑर्डर पूछते हैं, मैक्सिमम टू लोएस्ट बताइए, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन 5 WBCs को अरेंज करिए। तो सबसे ज्यादा कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल। कितनी? 60 से 65%। उसके बाद कौन आती है? ये लिम्फोसाइट, 20 से 25%। उसके बाद कौन आती है? मोनोसाइट, 6 to 8%। मोनोसाइट के बाद इसिनोफिल, 2 to 3%। और फिर आती है बेसोफिल। ठीक है, बेसोफिल कौन सी? जो अभी पढ़ी थी, 0.5 से 1%। ठीक है, नानी लाओ मेरे लिए एक और बारबी। ठीक है, सीक्वेंस याद कैसे रखेंगे? नानी लाओ मेरे लिए एक और बारबी। मेरी बारबी टूट गई। एक छोटी सी गर्ल बेबी था, उसके पास बारबी था, वो गया टूट। अब वो अपनी नानी से क्या कह रहे हैं? नानी लाओ मेरे लिए एक और बारबी।
जैसे बोलो ऐसी याद करना, उल्टा पुल्टा मत बोल देना। नानी लाओ मेरे लिए एक और बारबी, ठीक है। तो ऐसे याद रहेगा, ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर है। किसका डिसेंडिंग ऑर्डर है? WBC के टाइप्स का, कि कौन सबसे ज्यादा है कौन सबसे कम। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक टर्म होती है वैक्सीन, सबने सुन रखी होगी। ये तो कोरोना ऐसा आया है जिसने वैक्सीन तो आपको रटा ही दिया होगा। 2-2 वैक्सीन तो लगी गई हैं सबके, है ना, और बूस्टर भी लग रही है, ठीक। तो वैक्सीन की बात करते हैं। वैक्सीन क्या होता है? देखो मैंने आपको क्या बताया, हमारी बॉडी में जो भी कोई आएगा हम उसको क्या मानेंगे? एंटीजन। और जैसे ही एंटीजन हमारी बॉडी में आएगा, हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट क्या बनाएगा? एंटीबॉडी, और उससे कहेगा तो मार दो इसे। बात समझ आ गई? जब भी कोई बॉडी में आएगा तो वो एंटीजन होगा, हमारी बॉडी उसके खिलाफ क्या बनाएंगे? एंटीबॉडी, और वो इसको किल कर देंगे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए, ठीक है। चलिए अब देखिए, एंटीजन आपकी बॉडी में हम इंट्रोड्यूस करें, एंटीजन हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दोगे यार, वो तो हमें बीमार कर देगा, तो हम मर जाएंगे। ये क्या बात है? वैक्सीन में ऐसा थोड़ी होता है। सुन लो, देखो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एक तरह का एंटीजन है। वैक्सीन क्या है? एक तरह का एंटीजन है जिसको आपकी बॉडी में पहुंचाएंगे और उसके खिलाफ आपकी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी। लेकिन ये जो एंटीजन होगा या तो ये वीक होगा या डेड होगा। देखो आपके देश में कोई भी दुश्मन आया तो आपकी आर्मी अलर्ट हो जाएगी, हथियार बनाएगी, उसको मारेगी, ठीक है ना। चाहे कोई भी दुश्मन हो, स्ट्रांग हो, बाहुबली जैसा। वैसे बाहुबली तो एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, नेगेटिव मत लेना, समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। वैसे तो मान लो कोई तगड़ा सा आतंकवादी आया या कोई दुश्मन आया, ठीक, तो भी हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम के मतलब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाएगा। कोई कमजोर लुचुर मुचुर खतरनाक कमजोर सा वो आएगा तो भी, और कोई मरी हुई लाश भी भेज दोगे ना हमारे देश के अंदर डाल दोगे तो भी हमारा आर्मी सिस्टम अलर्ट हो जाता है। ऐसी हमारा इम्यून सिस्टम। एक्टिव, इनएक्टिव, एक्टिव का मतलब स्ट्रांग, वीक, डेड, कोई भी टाइप का एंटीजन आपकी बॉडी में आए आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाएगा। हम क्या करेंगे? स्ट्रांग आएगा वो आपको बीमार करेगा, उससे बचाने के लिए हम क्या करेंगे? आपकी बॉडी में वीक और डेड एंटीजन डाल देंगे। जैसे आजकल हो रहा है, एक वीक एंटीजन या डेड एंटीजन आपकी बॉडी में डाल देते हैं, वो एंटीजन आपकी बॉडी से कहता है एंटीबॉडी बना दो, जैसे कोई स्ट्रांग वाला आएगा उसको मार के आपको बचा लिया जाएगा। तो वही है वैक्सीन। क्या है? आर वीक और डेड जर्म्स इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी ड्यूरिंग वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या करते हैं? वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करते हैं। वैक्सीन क्या है? वीक और डेड एंटीजन, ठीक है। विच क्या करता है? वो स्टिमुलेट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को, किस लिए? टू फॉर्म एंटीबॉडी, टू फॉर्म एंटीबॉडी। क्लियर हो गई बात? एंटीबॉडी को बनाने के लिए इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कौन कर रहा है? ये वैक्सीन। ये वैक्सीन क्या है? वीक और डेड एंटीजन। कोविड-19 वैक्सीन का फोटो लगा दिया मैंने, जल्दी से मजे से जिंदगी जियो, आगे बढ़ो। अरे ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? एंटीबॉडीज आ रहे हैं, बोले हम निपटा देंगे। ये क्या है? एंटीबॉडीज। ये जो भाग रहे, देखो मैंने डायग्राम दिखा दिया, ये देखो ये देखो ये देखो, ये चाह रहा है, ये एंटीबॉडी है। किसको मार रहा है? आपके एंटीजन को मार। एंटीबॉडीज इस एंटीजन को, इस हार्मफुल सब्सटेंस को किल कर रहे हैं, ठीक है। समझना मेरी बात। जब कोई व्हेन एन एंटीजन दैट मीन जर्म एंटर्स इनटू द ब्लड, देन लिम्फोसाइट, हमारे जो लिम्फोसाइट है वो प्रोड्यूस क्या करते हैं? एंटीबॉडी, जो उसको किल करते हैं। क्लियर हो गया? एंटीबॉडी समझ में आ गया? एंटीबॉडी बेसिकली प्रोटीन का बना स्ट्रक्चर है। मैंने पीछे स्ट्रक्चर भी दिखाया था, आप देखो इससे मैच करते हुए, ऐसी स्ट्रक्चर था ना पीछे बैक करके देख लेना आप, ठीक है। अब बात करते हैं एंटीटॉक्सिन। एंटीबॉडी तो क्लियर हो ही गया। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था एंटीबॉडी, एंटीटॉक्सिन, ठीक है। हमारे WBCs एंटीबॉडीज बनाते हैं, उनको हम एंटीटॉक्सिन भी कहते हैं। कब? जब कोई बैक्टीरिया, सुन लो फिर से सुन लो, एक बैक्टीरिया आया, हमने उसको मारा, किससे? एंटीबॉडी से, ठीक। ये एंटीबॉडी का काम। एक बैक्टीरिया आया, उसने हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन रिलीज करा जो कि एक पॉइजनस सब्सटेंस है। उस टॉक्सिन को मारने के लिए हमें एंटीटॉक्सिन चाहिए। ये एंटीटॉक्सिन भी एंटीबॉडी ही होता है, ठीक है। जर्म्स एंटर्स इनटू द बॉडी एंड रिलीजेस टॉक्सिन
टू न्यूट्रलाइज दीज टॉक्सिन एंटी टॉक्सिन फॉर्म। एंड एंटीटॉक्सिन कुछ और नहीं, एंटीबॉडी का ही टाइप होता है। ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो WBC आपका यहां तक फिनिश हो गया। तो WBC से रिलेटेड फटाफट कई सारी बातें कर ले। पहली चीज, WBC का शेप स्फेरिकल और राउंडेड, ठीक है। WBC का काउंट 4000 से 8000। WBC का लाइफ स्पैन, एवरेज लाइफ स्पैन 10 to 12 डेज। कमेंट बॉक्स में लिखते भी जाओ, जब मैं क्वेश्चन पूछा करूं तो लिखते भी जाया करो फटाफट, किसकी स्पीड तेज है, ठीक है ना। मजा आता है, मुझे भी मजा आता है जब आपके मैं कमेंट पढ़ता हूं तो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपसे पूछेंगे WBC का कलर, कलरलेस है, क्यों? हीमोग्लोबिन नहीं है। क्या करता है? एंटीबॉडी बनाता है, उससे क्या होगा? डिफेंस सिस्टम डेवलप होगा। अच्छा, ये हमने पढ़ा। फिर हमने इसके 5 टाइप्स पढ़े। 5 में 2 कैटेगरी थी, एक थी ग्रेनुलोसाइट जो कि 3 थे, इसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। फिर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो दूसरी कैटेगरी वो ग्रेनुलोसाइट है, उसके 2 टाइप है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। फिर आपने देखा सबसे छोटा WBC कौन सा है? लिम्फोसाइट। सबसे बड़ा मोनोसाइट, सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल, सबसे कम बेसोफिल। एलर्जी के टाइम पे कौन इंक्रीज होता है? इसिनोफिल। फैगोसिटिक कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट। एंटीबॉडी कौन बनाएगा? लिम्फोसाइट। एंटीटॉक्सिन क्या होता है? लिम्फोसाइट का टाइप। ये किसको न्यूट्रलाइज करता है? टॉक्सिन को। टॉक्सिन कौन बनाएगा? जो जर्म्स बॉडी में आएंगे। हो गया ना WBC। सबके शेप, पहला इसिनोफिल का बाइलोब, बेसोफिल का एस शेप, न्यूट्रोफिल का मल्टीलोब, लिम्फोसाइट का राउंडेड और मोनोसाइट का किडनी के शेप का न्यूक्लियस होता है। इतनी बातें हो गई। तो ये हमारा WBC कंप्लीट हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। अब हम पढ़ेंगे ब्लड प्लेटलेट्स। यहां पर मैंने सारी सेल्स दिखा दी है। ये देखिए रेड कलर की डिस्क लाइक जो दिख रही है, ये RBC। ये राउंडेड जो भी आप देख के आए, ये है WBC। अब क्या है? प्लेटलेट्स। अब यहां प्लेटलेट्स का शेप तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वायरस की तरह हो, कोरोना वायरस की तरह, लेकिन ये राउंडेड भी होते हैं। कैसे होते हैं? राउंड। मेजॉरिटी में आंसर आप राउंडेड ही बताओगे। चलो, तो ओवल या राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं कौन? प्लेटलेट्स। इसमें न्यूक्लियस होता है ना? इसमें भी नहीं होता है। RBC, इन दोनों में न्यूक्लियस है ही नहीं, इसमें न्यूक्लियस है। देखो ना कितने सारे टाइप के न्यूक्लियस हैं। अच्छा, ये कितने? 2 से 4 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। अब एक एक करके कंपेयर कर लें। इसमें 4.5 से 5.5 मिलियन, इसमें 4000 से 8000, इसमें 2 से 4 लाख, 2 to 4 लाख, है ना। तो अब देखो मेरी बात समझो, इतने टाइप की ब्लड सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन सी है? मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल का नाम जल्दी से बताओ। मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल कौन सी है? आपकी RBC से मेरे बच्चों, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब प्लेटलेट्स की तारीफ में कुछ और बातें करें। RBC का लाइफ स्पैन क्या था? बताओ जल्दी से। 120 डेज। कितना था? 120 डेज RBC का था। WBC का 10 to 12 डेज था। इसका 3 to 5 डेज। कितना लाइफ स्पैन है? 3 to 5 डेज या 1 वीक कह सकते हैं। अच्छा, बोन मैरो में फॉर्मेशन, RBC, WBC, प्लेटलेट तीनों का फॉर्मेशन कहां हो रहा था? बोन मैरो में, ठीक। उसके अलावा अब देखो, बोन मैरो के अंदर एक सेल होती है, उस सेल का नाम होता है, नाम बिल्कुल याद रखना है, 100% याद रखना है, उसका नाम मेगाकैरियोसाइट। देख लो, मेगाकैरियोसाइट क्या है? ये सेल कहां है? बोन मैरो के अंदर। क्या करती है? प्लेटलेट बनाती है, ठीक है। इसको डिस्ट्रॉय कहां किया था? स्प्लीन। जैसे RBC को भी स्प्लीन में डिस्ट्रॉय कर रहे थे, इसको भी स्प्लीन में डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है। आगे देखिए काम क्या है, फंक्शन बताओ। ब्लड क्लॉटिंग। WBC का RBC का काम था O2 CO2 का ट्रांसपोर्ट। WBC का डिफेंस सिस्टम, बाय फैगोसाइटोसिस, बाय इन्फ्लेमेशन, बाय एंटीबॉडी फॉर्मेशन। और इसका क्या है? ब्लड क्लॉटिंग करा। क्या काम करा ना? ब्लड क्लॉटिंग। ये है ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस। तो थोड़ा समझ लेते हैं। देखो 2 शब्द है। अगर बॉडी के अंदर क्लॉटिंग हो रही है तो उसको हम बोलेंगे थ्रोम्बोसिस। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? थ्रोम्बोसिस। अगर बॉडी के अंदर क्लॉटिंग हो रही है तो उसे हम बोलेंगे थ्रोम्बोसिस, और बॉडी के बाहर हो रही है तो कोगुलेशन। कोगुलेशन, तो इसको हम कोगुलेशन कहते हैं, ठीक। समझ में आया? थ्रोम्बोसिस बॉडी के अंदर क्लॉटिंग,
कोगुलेशन बॉडी के बाहर। थ्रोम्बोसिस एक बुरी चीज है, बॉडी के अंदर ब्लड का क्लॉट नहीं बनना चाहिए। जैसे हार्ट की कोरोनरी आर्टरी होती है, अगर उस आर्टरी में क्लॉट बन जाए तो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस हो सकता है, इससे हार्ट अटैक हो जाएगा आपको। ठीक है, और ये जो कोगुलेशन ये तो होना चाहिए, तो अच्छी चीज है। देखो चोट लगी, ब्लड बाहर निकला, तो ब्लड का क्लॉट बनाना जरूरी है, वरना ब्लड फ्लो होता रहेगा, और ब्लड फ्लो हो गया तो खर्च हो जाओगे मेरे बच्चों, है ना, खर्च हो जाएंगे ना। तो खर्च होने से बचाने के लिए कौन जिम्मेदार है? यही कोगुलेशन करने वाला प्लेटलेट्स, ब्लड क्लॉटिंग कराएगा। मैंने पूछा तुम ब्लड क्लॉटिंग कैसे कराते हो, तो देखो अब इसका तरीका देखते हैं। देखो यहां पर ब्लड क्लॉटिंग का तरीका, सबसे पहले इंजरी होगी, मतलब चोट लगेगी तो यहाँ के टिश्यू ब्रेक होंगे, अंदर जो ब्लड प्लेटलेट्स है वो ब्रेक होंगी, और ब्लड के अंदर जो हेपेरिन है वो इनएक्टिव हो जाएगा। क्या क्या चीजें हुई देखो आपके, मैं यहां पे लेता हूं रेड कलर। देखो टिश्यू ब्रेक हो जाएंगे, प्लेटलेट्स डैमेज हो जाएंगी, हेपेरिन इनएक्टिव हो जाएगा। नहीं आया समझ में? फिर से देखो, चोट लगती है तो 3 काम होते हैं, टिश्यू ब्रेक, भाई चोट मारी तो टिश्यू टूट गया ना, टिश्यू ब्रेक, प्लेटलेट्स ब्रेक, और हेपेरिन इनएक्टिव हो जाए। फिर ये दोनों मिलके, कौन कौन? आपका प्लेटलेट्स और आपका टिश्यू, ये दोनों मिलके एक केमिकल बनवाएंगे, उसका नाम होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन को आपकी बुक में दे रखा है थ्रोम्बोकाइनेज कहते हैं, वैसे लिटिल बिट डिफरेंस है। थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोकाइनेज बनाता है, जिसका एक और भी नाम होता है प्रोथ्रोम्बिनेज, लेकिन आपके लेवल पे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या बताओगे? टिश्यू और प्लेटलेट जब ब्रेक होते हैं तो उससे बनता है आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन, और इसको थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम विटामिन के और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में बनता है। उसके बाद क्या होगा? थ्रोम्बोकाइनेज से मैंने पूछा अब तुम क्या करोगे? बोला ब्लड के अंदर प्रोथ्रोम्बिन होती है, मैं इसको थ्रोम्बिन में बदल दूंगा। फिर मैंने पूछा थ्रोम्बिन तुम क्या करोगे? थ्रोम्बिन बोला ब्लड के अंदर फाइब्रिनोजिन होती है, मैं इसको फाइब्रिन में बदल दूंगा। ठीक है, और जैसे ही फाइब्रिन में बदलेगा तो फाइब्रिन प्रोटीन के जो नेटवर्क हैं, जो जाल है, वो बना लेगा क्लॉट, और ये क्लॉट ब्लड को फ्लो होने से रोक लेगा, सारी आरबीसीज वगैरह को जाने से रोक लेगा, और आपकी डेथ नहीं होगी, अन्यथा आप खर्च हो जाओगे, क्या फायदा है ना। तो समझो मेरी बात। तो चोट लगी, टिश्यू ब्रेक हुए, प्लेटलेट्स ब्रेक हुए, हेपेरिन इनएक्टिव हुआ। टिश्यू और प्लेटलेट के ब्रेक होने से थ्रोम्बोप्लास्टिन बना, इसी का नाम थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम रख दिया गया है। ये थ्रोम्बोकाइनेज, क्वेश्चन आता है थ्रोम्बोकाइनेज कैसे बनता है? थ्रोम्बोकाइनेज को बनाने के लिए कैल्शियम आयन और विटामिन के दोनों की जरूरत है। अगर ब्लड में कैल्शियम नहीं होगा तो भी क्लॉटिंग नहीं होगी, और ब्लड में विटामिन के नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से विटामिन की कमी से फॉल्टी ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है? किसकी कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है? तो विटामिन के। ठीक, अच्छा, फिर ये तो थ्रोम्बोकाइनेज है, ये क्या करता है? थ्रोम्बोकाइनेज ब्लड के अंदर एक प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन, ये ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में होती है, ब्लड में ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है। कौन? आप बताओगे प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में है, इसको एक्टिवेट करके थ्रोम्बिन में बदला जाएगा। कौन करेगा ये काम? थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज कैल्शियम की हेल्प से इसको इसमें कन्वर्ट कर देता है, इनएक्टिव को एक्टिव में बदल देता है। फिर मैंने पूछा थ्रोम्बिन तुम क्या करोगे? बोले ब्लड के अंदर एक सॉल्युबल प्रोटीन होती है। कैसी प्रोटीन होती है? सॉल्युबल प्रोटीन, फाइब्रिनोजिन। मैं इस सॉल्युबल प्रोटीन को इनसॉल्युबल फाइब्रिन में बदल दूंगा, इनसॉल्युबल फाइब्रिन बदल दूंगा, और उससे बन जाएगा क्लॉट। और फाइब्रिन के फाइबर से जब क्लॉट बनेगा तो ब्लड का फ्लो स्टॉप हो जाएगा और आपकी डेथ होने से बच जाए। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आ गया है ना मेरे बच्चों। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आज के लेक्चर में हमने पढ़ लिया क्या क्या। देखो, हमने WBCs पढ़ी, हमने प्लेटलेट्स पढ़े, हमने क्लॉटिंग कैसे करी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ब्लड के बारे में बताएंगे, ब्लड ग्रुप क्या होता है, RH फैक्टर क्या होता है, उसके बाद ब्लड ग्रुप के से रिलेटेड थोड़ी और बातें बताएंगे। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे लिम्फेटिक सिस्टम, और ये चैप्टर यहीं पर फिनिश करेंगे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।
हाँ, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। पहले हम सिलेबस कर दें, फिर हम इसकी क्वेश्चन सीरीज डिस्कस कर लेंगे अभी हम आपसे और क्या करना है। आप अपने कमेंट से बताइए सर और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चों ने बताया कि सर वीडियो फास्ट लेके आइए, जल्दी लेके आइए, तो हम उस पर लगे हुए हैं। कितनी जल्दी से हम अपना टाइम कहीं और से बचा के आपके साथ लगा के और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, कमेंट्स में और भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए आप बताइए, हम जितना मैक्सिमम और जितना जल्दी हो सकता है हम करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा, तो आज के लेक्चर में ये सारा कवर कर लिया है। ब्लड का जो फर्स्ट पार्ट किसी का मिस हो गया था पीछे देख लो, इस पूरे चैप्टर के पीछे के जितने भी हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से देख सकते हैं। फिजिक्स ब्रो ऐप पे जाइए, उसको डाउनलोड करिए, वहां से इसका स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा और सिर्फ बायोलॉजी का भी नहीं, और भी सब्जेक्ट का आपको देखने को वहां पे मिलेगा। तो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।